जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथ्स जो कि एक्सरसाइज 1.1 है, अध्याय फर्स्ट है, जिसे हम समुच्चय और सेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों इंग्लिश में इनको सेट कहते हैं और हिंदी में समुच्चय कहते हैं। आज हम लोग समुच्चय को शुरुआत करेंगे। दोस्तों हम लोग क्लास 11th के त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं। प्रश्नावली 3.1 से लेकर के पूरा विविध प्रश्नावली तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग त्रिकोणमिति का वीडियो अवश्य देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सेट को शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.1 कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जो चीज़ समुच्चय होता है जिन्हें हम दर्शा सकें। ठीक है, समुच्चय का मतलब होता है जहाँ पर कई लोगों का झुंड हो। ऐसे मान लीजिए 10 लोग एक जगह इकट्ठा हो गए तो एक समूह बन गया, वो एक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, समुच्चय का अर्थ हो जाता है कि जिन्हें हम प्रदर्शित करके दिखा सकते हैं वो हमारे क्या है, समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने हैं उनको संग्रह क्या कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि जो जे अक्षर से शुरुआत होने वाला महीना है उनको हम दर्शा सकते हैं, इसलिए हमारा क्या है, समुच्चय है। ये क्या है, हमारा समुच्चय है। ठीक है, जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के महीनों को हम लिख सकते हैं, जैसे जनवरी हो गया। जनवरी के बाद फरवरी तो जे से नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, फिर जून आ जाएगा। ठीक है, तो जनवरी को हम लिख सकते हैं, जून को लिख सकते हैं, जुलाई को लिख सकते हैं। ठीक, अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई नहीं है। यानी कि जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के महीने कौन कौन से हैं, जनवरी है, जुलाई है, जून है, जून और जुलाई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन जो पहले का देता है, ये पूछ रहा है कि समुच्चय है कि नहीं है, बताइए। तो देता है क्या चीज़, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये हमारा समुच्चय नहीं है, ये हमारा समुच्चय नहीं है, ये हमारा समुच्चय क्यों नहीं है, ये समुच्चय क्यों नहीं है, क्योंकि हम भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का चयन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली लेखकों का चयन नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रतिभाशाली लेखकों का चयन नहीं किया जा सकता है, इसलिए समुच्चय नहीं है। और पहला हमारा समुच्चय है क्योंकि हम जनवरी, जून, जुलाई को हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हर एक लेखक अपने अपने स्थान पर क्या है, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सब्जेक्ट में प्रतिभाशाली होते हैं। तो उनमें हम 10 का नाम नहीं दे सकते हैं कि ये सबसे प्रतिभाशाली हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए पहले का। तीसरे क्वेश्चन पहला का देता है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी हमारा समुच्चय नहीं है, ये भी हमारा समुच्चय नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में हम 11 को सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का चयन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं, क्योंकि विश्व में 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का चयन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए पहले का चौथा क्वेश्चन क्या देता है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका अगर जो नाम हमें लिखना हो, एक समुच्चय बनाना हो, तो आप बना सकते हैं, इसलिए क्या है, समुच्चय है। आप जिस भी क्लास में हो, मान लो क्लास 11 में हो, आप क्लास 11 के छात्र हैं, तो जिस क्लास में पढ़ते हैं उन क्लास के सभी बच्चों का नाम लिख करके लिखना आसान है, मतलब उनको हम लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं ना उनका नाम लिख करके, तो इसलिए क्या है, हमारा समुच्चय है। अगर हम उन्हें नहीं लिख के दिखा सकते हैं तो ये हमारा समुच्चय नहीं है। ठीक है,
5वां क्वेश्चन को देख लिया जाए। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये भी आपका समुच्चय है। ये भी क्या है? समुच्चय है। हमें 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहले का छठा क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले का छठा क्वेश्चन, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी आपका समुच्चय है। ठीक है, लेखक प्रेमचंद जो है, जो उपन्यास लिखे हैं गोदान और गबन, उनको हम लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, उनके उपन्यास क्या है? लेखक प्रेमचंद के उपन्यास का नाम क्या है? गोदान और गबन। ठीक है, फिर पहले का 7वां क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि हमारा समुच्चय है कि नहीं है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी हमारा समुच्चय होगा। ये भी क्या है? समुच्चय है। हम सभी समपूर्णांकों को ऐसे दिखा देंगे 2 4 6 8 डैश डैश, मतलब इधर अब आने वाले जो संख्याएं हैं ना, वो सब हमारे समपूर्णांक ही हैं, तो ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन इसका देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन आपका देता है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इस अध्याय में जो प्रश्न आए हैं उनको हम लिख के दिखा सकते हैं। ये भी हमारा क्या है? समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। जिन्हें नहीं लिख के दिखाया जा सकता है वही समुच्चय नहीं होता है। चलिए पहले का 9वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले का 9वां क्वेश्चन देता है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। पूरे विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों को लिख करके दिखाना असंभव है, इसलिए समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है, उसका चयन करके लिख करके दिखाना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इस तरह से दोस्तों हम लोग पहले के 9 क्वेश्चन को समझ गए हैं कि कौन समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं है। जिन्हें हम दर्शा सकते हैं, लिख करके दिखा सकते हैं, वो समुच्चय है। जिन्हें नहीं लिख के दिखा सकते वो समुच्चय नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलांग अथवा नॉट बिलांग भरिए। आगे कह रहा है कि जो खाली स्थान ऐसे दिया रहेगा वहाँ पर बिलांग का चिन्ह या नॉट बिलांग का चिन्ह भरिए। तो चलिए हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन में देखा जाए कि कौन सा स्थान पर कौन सा चिन्ह भरा जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब रिक्त स्थान होता है, तो हमें रिक्त स्थान पे क्या भरना है, बिलांग या नॉट बिलांग भरना है। तो दूसरे के पहला क्वेश्चन में दिया है 5, फिर रिक्त स्थान दे करके ए दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा चिन्ह भरा जाएगा। तो आप देखिए ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय ए के अवयव हैं। कौन कौन है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। इतना ही अवयव समुच्चय ए के हैं। 6 के बाद अगर हम 7 को पूछें तो 7 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो बस इतना सा हमें देख लेना है कि 5 ए के अंदर है कि नहीं है। ये जो 5 दिख रहा है ना, समुच्चय ए के अंदर है कि नहीं है, ऊपर देखेंगे तो भाई 5 तो दिख रहा है समुच्चय ए के अंदर। अगर ये दिख रहा है तो हम बिलांग लगाएंगे, अगर ये नहीं दिख रहा है तो नॉट बिलांग लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है 8 खाली खाली ए। अब हम देखेंगे 8 समुच्चय ए के अंदर है कि नहीं है। तो इसमें आप खोज लीजिए, कहीं 8 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ हम नॉट बिलांग का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन ऐसे हमारा जो दिया है वहाँ पर हम क्या भरेंगे,
तो तीसरा क्वेश्चन में दिया है 0 खाली खाली ए। कह रहा है 0 समुच्चय ए के अवयव है कि नहीं है। तो देख लो भाई 0 तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, अर्थात यहाँ पर भी हम नॉट बिलोंग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया है 4 फिर खाली खाली करके ए। 4 समुच्चय ए का अवयव है कि नहीं है, ऊपर देखते हैं तो 4 मिल रहा है, अर्थात यहाँ बिलोंग का चिन्ह लगेगा। पांचवा क्वेश्चन में आपका देता है 2 खाली खाली ए। 2 समुच्चय ए का अवयव है कि नहीं है, तो देख लीजिए 2 हमारा समुच्चय ए के अंदर है तो बिलोंग लगेगा। अगर है तो बिलोंग लगा देना, नहीं है तो नॉट बिलोंग लगा देना। छठा क्वेश्चन भाई, छठा क्वेश्चन हमारा देता है 10 फिर खाली खाली ए। अब बोल रहा है कि 10 समुच्चय ए के अंदर है कि नहीं है, तो आप देख सकते हो समुच्चय ए के अंदर आपको 10 नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग। क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम कंप्लीट करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तीसरे का पहला क्वेश्चन जो देता है ए बराबर क्या देता है, x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है x और 7 से छोटा है x। ए बराबर क्या दिया है, x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है x और 7 से छोटा है। इस क्वेश्चन को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। यानी यही जैसे बोल रहा है कि x मेरा है क्या, पूर्णांक संख्या है। कैसा संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है और वह किनके बीच में है, तो -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो यहाँ पर उन्हीं संख्याओं को हमें लिख देना है। तो आपको पता है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे एक रेखा खींचा। अगर यहाँ -3 आता है तो इसके पहले -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये हमारा आगे तक जाता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि आपको -3 से बड़ा संख्या लेना है। x का मान कैसा होना चाहिए, -3 से बड़ा। तो दोस्तों यही आपका -3 दिखाई दे रहा है। तो इस -3 से बड़ा जो संख्याएं होंगी, इधर दाहिने साइड की संख्याएं होंगी। और 7 से क्या बोला है, छोटा लेना है। तो आप यहाँ 7 को भी देख रहे हैं, इससे हमें कम, छोटा मतलब इससे अंदर लेना है, इसके नीचे वाले संख्याओं को। 7 से ऊपर नहीं जाना, 7 से नीचे, अर्थात -3 और -7 के बीच में जितनी संख्याएं आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वही संख्याएं आपको यहाँ भर लेना है। कौन कौन से संख्या, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये जितने हमने संख्या लिखा है ये सब -3 से बड़े हैं और 7 से क्या है, छोटे हैं। तो इस तरह से ये तीसरे के पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, तीसरे के दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, तीसरे के दूसरा क्वेश्चन में b बराबर दिया है, x ऐसा है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या दिया है, x ऐसा है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो हमें 6 से कम प्राकृत संख्या को नोट करना है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या आपको पता है 1 2 3 4 5, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हल। ठीक है, 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से लेके 5 तक। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत हम 1 से करते हैं। सी वाला जो क्वेश्चन दिया है उस सी वाले क्वेश्चन का हल
तीसरे का तीसरा जो क्वेश्चन दिया है उस सी वाले क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आपको हल बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। एक्स ऐसा है, आप लोग क्वेश्चन को बुक में देख लीजिए। एक्स ऐसा है कि एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो हमें यहाँ 2 अंकों की संख्या लिखना है जिनके अंकों को जोड़ा जाए तो 8 आएगा। ठीक है, हमें 2 अंकों की संख्या लिखनी है। तो आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या 10 से शुरुआत होती है, ऐसे 10 से शुरुआत होगी और ये कहाँ तक चलती है, 99 तक चलती है। इन्हीं 2 अंकों की संख्याओं में हमें ऐसे संख्याओं को लिखना है कि जिनके अंकों को जोड़ने पर 8 आ जाए। जैसे यहाँ 10 में एक 0 और एक 1 दिख रहा है, 10 के पास 2 अंक है, एक 0 और एक 1। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 0 और 1 को जोड़ने से 1 आएगा। 11 में देखिए 2 अंक हमारा दोनों एक ही है, इनको जोड़ने से हमारा 2 आएगा, 8 नहीं आएगा। 12 में 1 और 2 को जोड़ा जाए तो 3 आएगा, 8 नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें संख्याओं को खोजना है। तो आप खोजेंगे तो 17 मिलेगा। क्या मिलेगा? 17। इसमें 2 अंक भी है और 7 1 को जोड़ने से 8 मिल जाएगा। इसके बाद आपका अगला 26 मिलेगा, उसके आगे आपका 35 मिलेगा। इन दोनों अंकों को आप जोड़ के देखिए, 8 होना चाहिए। फिर 44 मिलेगा, फिर आपका 53 मिलेगा, उसके बाद आपका 62 मिलेगा, उसके बाद आपका 71 मिलेगा और फिर आपका क्या मिलेगा? 80 मिलेगा। ठीक है, इन 2 अंकों की ये सब संख्याएं हैं और इनके अंकों को जोड़ा जा रहा है तो 8 आएगा। 8 और 0 को जोड़ने से 8 हो जाएगा। 1 और 7 को जोड़ेंगे, है ना, 7 और 1 को जोड़ेंगे तब भी 8 होगा। 6 2 को जोड़ेंगे तब भी 8 होगा। 5 3 को जोड़ेंगे तब भी 8 होगा। 4 4 को जोड़ेंगे तब भी 8। आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरे के चौथा क्वेश्चन का d बराबर दिया है, ये मैं हल बता रहा हूँ। तीसरे के चौथा क्वेश्चन में d बराबर बोला। x ऐसा है कि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो हमें ऐसे अभाज्य संख्या लिखना है जो 60 को काट दे। तो हमारा 2 तो 60 को काट ही देगा और 2 हमारा अभाज्य संख्या है। 3 भी हमारा 60 को काटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। 4 भी 60 को काटेगा लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। 5 हमारा 60 को काटेगा, उसको लिखा जाएगा क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल अपने आप के टेबल में आती है और किसी के टेबल में नहीं आती है, एक को छोड़कर। ठीक है, एक के टेबल में तो हर एक अंक आता है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल अपने आप के पहाड़ा में आती है। ठीक है, चलिए 5 के बाद बताइए 6। 6 से 60 कटेगा लेकिन 6 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। ठीक, ऐसे आगे आप जो भी संख्याओं को खोजेंगे वो आपके अभाज्य संख्या नहीं मिलेंगे, सब क्या मिलेंगे? भाज्य। यही आपका क्या हो जाएगा? तीसरे के चौथे का आंसर हो जाएगा। अब तीसरे के 5वां क्वेश्चन ई बराबर क्या दिया है उसको नोट कर लीजिए। इसमें देता है त्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आप देख सकते हो त्रिगोनोमेट्री यहाँ लिखा है TRIGONO, है ना, TRIGONOMETRY, एन है ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री शब्द के जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं उनको हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। पहले टी को लिखेंगे, उसके बाद हम आर को लिखेंगे, कामा लगा लगा के लिखना है। फिर आई को लिखेंगे, उसके बाद जी को, फिर हम ओ को लिखेंगे, फिर हम एन को लिखेंगे और एन के बाद फिर ओ आ गया है तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं ओ लिख चुका हूँ। फिर एम को लिखेंगे, किसको लिखेंगे? एम को। एम के बाद देखिए आपका ई दिखाई दे रहा है, ई लिखाएगा। ई के बाद टी आ गया है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर टी लिख लिया है। फिर आर आ रहा है, आर को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने आर को यहाँ लिख लिया है। फिर वाई आ रहा है तो वाई को लिख देंगे। यानी कि त्रिगोनोमेट्री के हर एक अक्षर लिखे जाएंगे, कोई अक्षर नहीं छोड़ा जाएगा, केवल वही अक्षर छोड़ा जाएगा जो 2 बार लिखा गया है, उन्हें हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। यानी कि इसमें का हर एक अक्षर लिखा होना चाहिए, कोई अक्षर नहीं छूटना चाहिए। लेकिन यदि वह अक्षर 2 बार लिखा गया है तो उसको 2 बार नहीं लिखना है, केवल 1 बार लिखना है।
तो ये आपके तीसरे के 5वां का आंसर हो गया। अब हम तीसरे के 6ठा क्वेश्चन F बराबर देख लेते हैं। F बराबर देखिए दिया है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो सेम ऐसे ही है, आप यहाँ देख सकते हो बेटर का मीनिंग है BETTER। तो इस बेटर शब्द के अक्षरों को यहाँ पर नोट करना है। तो पहले हम B को, फिर E को, फिर T को। तो देखिए यहाँ T आपका 2 गो है, एक लिख लिए हैं तो दूसरा नहीं लिखाएगा। ये E भी नहीं लिखाएगा क्योंकि इस E को हम लिख चुके हैं। अब R लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम T को क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला T हमने लिख दिया तो इसको नहीं लिखना है। इस E को क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले E मिल गया उसको लिख चुके हैं, इसलिए उसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इसका तीसरे के 6ठे का आंसर, ये और ये 5वें का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि तीसरे का 6वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। किसको देखते हैं? 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों चौथे का जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है 3, 6, 9, 12, ठीक है। और इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो यहाँ हल में लिखेंगे x ऐसा है कि x बराबर 3n है। x बराबर क्या है? 3n। और ये n क्या है? नेचुरल नंबर है। ये n मेरा है क्या? नेचुरल नंबर है। और जो n की वैल्यू है ना वो 1 से बड़ी है या बराबर है और 4 से छोटी या 4 के बराबर है। ज़रा सा बात को समझने का प्रयास करो। मेरे यहाँ पे जो नंबर लिखे गए हैं वो सब 3 के टेबल हैं, 3 के पहाड़ा लिखे गए हैं। किसके पहाड़ा लिखे गए हैं? 3 के पहाड़ा हैं। तो 3 के पहाड़ा कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है? तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौका 12, यानी 3 का पहाड़ा 1 से लेके 4 तक लिखा गया है। तो वही मैंने लिखा n के जो मान रखे जाएंगे वो 1 से लेकर के कहाँ तक रखे जाएंगे? 4 तक रखे जाएंगे यहाँ n के स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3n लिखा। n के जगह मैं कौन से संख्या को रखूँगा? तो यहाँ बताया गया है n के जगह हम नेचुरल नंबर को रखेंगे और वह नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 से लेके 4 तक की संख्या होगी। यानी n का जो मान होगा 1 भी रखा जाएगा, 1 से बड़ा भी लिया जाएगा। 1 से बड़ा हम कहाँ तक लेंगे? 4 तक लेंगे और 4 से हम छोटे रहेंगे, मतलब 4 से आगे नहीं जाएंगे। तो n का मान हम क्या क्या रख सकते हैं बताओ? 1, 2, 3 और 4। इस कंडीशन से यही निष्कर्ष निकलता है कि n के स्थान पर हम 1 भी रखेंगे और 1 से बड़ा रखेंगे। तो 1 रख लिए, ये सब 1 से बड़े हैं। 4 भी रखेंगे और 4 से कम रखेंगे। तो देखो 4 भी और 4 से कम भी हैं। तो n के जगह हम इन मानों को रखा जाएगा। इनको रखने पे ऑलरेडी बनना चाहिए। यदि n के जगह मैं 1 रख दूं तो इस n के जगह 1 रख दूं तो 3 एक कम 3 आएगा। इस 2 को ला कर रखोगे 3 दूनी 6 आएगा, 3 को रखोगे 9 आएगा, 4 को रखोगे 12 आएगा, ठीक है। तो हमें इस रूप में इसको लिख के दिखा देना है। यही हमारा क्या कहलाता है? समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये चौथे के पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चौथे के दूसरा क्वेश्चन को देखिए क्या देता है। चौथे का जो दूसरा क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32। तो आप देख रहे हो कि ये सब के सब क्या हैं? 2 के पावर हैं। ये 2 के पावर 1 का मान है, ये 2 के पावर 2 का, ये 2 के पावर 3 का, ये 2 के पावर 4 का और ये 2 के पावर 5 का। तो इस क्वेश्चन को जब आप हल करोगे तो लिखोगे x ऐसा है कि x बराबर n, 2 के पावर n है। 2 के पावर क्या है? n, ठीक है। जहाँ n मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है। और इस n की वैल्यू हम कहाँ से रखना शुरू करेंगे? इस n का मान पहले हम 1 रखेंगे। जब 1 रखोगे 2 पावर 1 का मान 2 आएगा, ठीक है। तो n का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर लिया जाएगा और 5 से छोटा या 5 के बराबर लिया जाएगा, क्योंकि ये 2 के पावर 1 का मान है, ये 2 के पावर 2 का, ये 3 का, ये 4 का और ये 2 के पावर 5 का मान है।
तो हम n की जगह पर अधिकतम कहाँ तक की संख्याओं को ले सकते हैं, 5 तक की संख्याओं। इसी n की जगह रखना है, यहाँ बता रहा ना कि n का मान हमें 1 रखना है, तो 1 रखोगे तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। अब 1 से बड़ा तुम्हें रखना है, 1 से बड़ा क्या रख सकते हो भाई, 2। तो जब इसी n की जगह 2 रखोगे तो ये 4 मिल जाएगा, फिर 3 रखोगे तो 8 मिल जाएगा, 4 रखोगे तो 16 मिल जाएगा, और 5 रखोगे तो 32। केवल 5 तक ही रखना है, 5 के आगे की संख्या बोला है या नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ देखो 5 से छोटा लग गया है, या 5 के बराबर, अब 5 के बराबर तक जा सकते हैं। तो ये है हमारा चौथे का दूसरा क्वेश्चन। अब चौथे का तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, 5, 25, 125, 625, सेम ऐसे ही है, 5, 25, 125, 625, ये सब 5 के पावर हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे x ऐसा है कि x इक्वल 5 के पावर क्या है, n है, जहाँ से n मेरा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, n मेरा किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। और n का मान हमें कैसा लेना है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर लेना है, और 5 की घाते 4 का मान है, 5 की घाते 1 का, 5 की घाते 2 का, 5 की घाते 3 का, ये 5 की घाते 4 का मान है। तो हमें 4 से कम या 4 के बराबर ले लेना है, ठीक है। इसी n के जगह हम 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को बारी बारी से रखेंगे, ये सारे मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस रूप में हमें लिख देना है कि ऐसा कौन सा रूप है जिनको हम रखें तो ये मिल जाएगा, वही इसके रूपों को लिखना होता है, ठीक है। इस तरह से हमने चौथे का तीसरा क्वेश्चन भी समझ लिए। अब आइए हम लोग चौथे का चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। चौथे का चौथा क्वेश्चन में देखिए दे दिया है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 के बाद बाबू खाली खाली दे दिया है बस। तो जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप देख पा रहे हो ये जितने भी अंक दिए हैं 2, 4, 6 आगे खाली खाली, ये क्या है, एक सम संख्या है। तो हम लिखेंगे x ऐसा है कि x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन भरे गए हैं ये सब क्या है, सम प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। अब आइए दूसरे का चौथे का एक क्वेश्चन और बच रहा है 5 नंबर का, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। चौथे का जो 5वां क्वेश्चन है वो है 1, 4, 9, खाली खाली यहाँ पे 100 दे दिया है। ध्यान से समझो, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है, बीच में सब खाली खाली हैं। तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या दे दिया, 10 का स्क्वायर, यानी 1 से 10 तक के अंकों का ये सब स्क्वायर यहाँ भरे गए हैं। तो हम इस हल क्वेश्चन के हल में यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के हल में लिखेंगे x ऐसा है कि x इक्वल क्या है, n स्क्वायर, सब तो स्क्वायर है ना भाई, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, सब स्क्वायर दिया है, ये 10 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ n पे स्क्वायर लगा देंगे। बस n का मान हमें चेंज करना है, n की जगह एक बार 1 रखोगे ना तो a आएगा, फिर n की जगह 2 रखोगे a आएगा, n की जगह यहाँ 3 रखोगे a आएगा, n की जगह 10 रखोगे a आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, n मेरा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और मैं n की वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या 10 के बराबर ले सकता हूँ, ठीक है। n की वैल्यू 1 से बड़ा चाहिए, एक बार देख लीजिए आ गया, चलिए ठीक है, स्पष्ट आया है। n की वैल्यू हम क्या कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, यानी n का मान 1 से रखना शुरू करेंगे। ये बराबर का चिन्ह है, ऊपर वाला चिन्ह हमारा बड़ा को दर्शा रहा है, n का मान 1 के बराबर लिया जाएगा और 1 से बड़ा भी लिया जाएगा। कहाँ तक, 10 के बराबर या 10 से कम, तो 10 से कम आप जानते हैं 9 तक ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, इसको हटा देते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, इनके सदस्यों को लिखना है, ठीक है। तो 5वें का पहला क्वेश्चन दिया है a बराबर x ऐसा है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, x ऐसा है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो हमें विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5 डैश डैश लिख देना है।
ठीक है। यहाँ पर जो भी मान होंगे सब विषम होना चाहिए। तो 1 3 5 7 9 11 बहुत से होते हैं, छोड़ दीजिए, 2 4 को लिख के डैश लगा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन में b बराबर दिया है, क्या दिया है, x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है। x क्या है बच्चों, एक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अक्षर होना चाहिए जो -1/2 से बड़ा है। x कैसा है यहाँ बताया जा रहा है, x का जो मान है ना -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। ठीक है। अब जरा सा यहाँ देखो, यदि मैं संख्या रेखा को देखूँ तो यहाँ पर आपका -1 होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे हमारे नंबर होते हैं। तो बताओ -1/2 कहाँ मिलेगा, 0 और 1 के बीच में मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1/2। और हमें 9/2 कहाँ मिलेगा, तो आपको पता है कि 9 का आधा 4.5 होता है, यानी यहाँ पर मिलेगा आपको 9/2। ठीक है। अब इस रेखा और इस रेखा के बीच में जितने नंबर आप देख पा रहे हो, ये 9/2 के लिए रेखा है और ये -1/2 के लिए मैंने रेखा खींचा है। अब इनके बीच में जितने नंबर देख रहे हो यही हमारे क्या है, पूर्णांक हैं और इनके बीच में आएंगे तो यही हमारे x के मान होंगे। यहाँ पर नोट कर लिया जाएगा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके 5वें का दूसरा का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप बुक में देख लिया करो। 5वें का तीसरा क्वेश्चन जो दिया है c बराबर करके देता है, x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है और x² की वैल्यू क्या है, 4 से छोटा या 4 के बराबर। x² की वैल्यू क्या है, 4 से छोटा या 4 के बराबर। अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो x का मान आएगा +-2, यानी कि x का जो मान है ना वो +2 से क्या है, छोटा है या +2 के बराबर, -2 के छोटा है या -2 से बराबर है। यहाँ +2 और -2 दोनों है। ठीक है, 4 का जब वर्गमूल निकालोगे तो +- दोनों आएगा। तो देखो भाई x के मान हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, -2 के बराबर लेंगे और -2 से हम क्या लेंगे, -2 से हम क्या लेंगे बताओ, -2 से हमारा जो मान x का होगा वो बड़ा होगा और +2 तक जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो मान लिखा जाएगा -2 और एक क्या है +2। अब इनके बीच के जितने संख्याएं, ये तो दोनों हमें लेना ही लेना है, बाकी इनके बीच का लेना है। तो -2 के बाद -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर जाके क्या आता है, 2 आता है। इतने नंबर को हमें लिख लेना है, -2 -1 0 1 2। ये +2 है और ये -2 है, इन दोनों को तो लिखना है, बाकी इनके बीच वाला नंबर भी लिखना है क्योंकि x का मान इनसे कम भी होना चाहिए, -2 +2 से। ठीक है, ऐसे बोला था। चलो आगे, C आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम D में चलते हैं, 5वें के चौथा क्वेश्चन में। D बराबर x ऐसा है कि x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, बस सिंपल है, वही अभी हम लोग पढ़े हैं, LOYAL। तो यहाँ पर हमें नोट कर लेना है मझला ब्रैकेट के अंदर L, O, Y, A। बस L को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मैं इस L को लिख चुका हूँ तो इसको नहीं लिखूँगा। ठीक है। 5वें का 5वां क्वेश्चन में E बराबर देख लो क्या देता है, x ऐसा है कि x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। आपको पता है कि वर्ष के 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने में कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, और एक महीना ऐसा है फरवरी जो कभी 28 का होता है तो कभी 29 का होता है। जब वो लिपि वर्ष रहता है तो 29 का हो जाता है, यदि लिपि वर्ष नहीं रहता है तो 28 का होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे महीनों का यहाँ नाम नोट कर लेना है जो 31 दिन के नहीं होते हैं। तो पहली बात तो फरवरी आ जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे फरवरी नोट कर लीजिएगा, फरवरी, क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता है, मार्च भी 31 दिन का होता है। अप्रैल को लिख लीजिएगा, फिर मई आपका 31 दिन का होता है, वो नहीं लिखाएगा, जो 31 दिन का होता है नहीं लिखना है। फिर जून लिखाएगा, जुलाई अगस्त दोनों 31 दिन का होता है, उसको नहीं लिखना है। सितंबर हो जाएगा, ठीक है, जून के बाद क्या हो जाएगा, सितंबर।
अक्टूबर आपका 31 दिन का होता है। उसके बाद हम नवंबर को लिख लेंगे। किसको लिख लेंगे? नवंबर। दिसंबर भी 31 दिन का होता है, उसको नहीं लिखना है। तो इतने ऐसे महीने हैं वर्ष के जो 31 दिन के नहीं होते हैं। छठा क्वेश्चन हम देख लें। एफ बराबर हमारा क्या दिया है? एक्स ऐसा है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले आपको मालूम है ना, ABCD के जो अक्षर आते हैं उनको हमें लिखना है, लेकिन वावेल्स नहीं लिखना है, कॉन्सोनेंट्स स्वर नहीं लिखना है, व्यंजन लिखना है। तो ए तो भाई स्वर है, ए को लिखना नहीं है, बी को लिखा जाएगा। ठीक है, फिर किसको लिखेंगे? सी को, फिर डी को। ई नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है ना, A, E, I, O, U ये हमारे 5 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ये व्यंजन नहीं होते हैं, ये व्यंजन नहीं है, ये हमारे स्वर हैं। A, E, I, O, U हमारे क्या हैं? स्वर हैं, व्यंजन नहीं है, इसलिए हम उनको यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी के बाद ई नहीं लिखाएगा, F, G, H, I नहीं लिखाएगा। देख लो, I मेरा स्वर में जाता है। H के बाद I नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? J। और J के बाद K आता है, लेकिन क्वेश्चन वाला कहा है कि K से पहले आने वाले व्यंजन को लिखो, तो K से पहले आपका इतना ही व्यंजन आता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, छठा क्वेश्चन में बोला है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्ण समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इसको हटा करके आपको समझा देते हैं। ठीक है, देख लो, छठे का ये पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ तीसरा क्वेश्चन दिया है और यहाँ चौथा क्वेश्चन। फिर इसके आगे यहाँ ऑप्शन ए डाला हुआ है, बी डाला हुआ है, सी डाला हुआ है और डी डाला हुआ है। सबके कुछ न कुछ मान दिए हुए हैं। तो यहाँ पहला में दिया है 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 6। इस पहला क्वेश्चन में 1 2 3 6 दिया हुआ है। अब इसका मिलान ABCD में से किससे किया जाएगा? तो पहले हम देख लें कि ए में क्या दिया है। ए में दिया है x ऐसा है कि x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। ठीक है, यहाँ बोलता है x ऐसा है, x एक अभाज्य संख्या है। ऐसा संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। आप लोग किताब में अपने देख लीजिए। और 6 की भाजक है, और 6 की भाजक है। ठीक, बी में क्या देता है? x ऐसा है, x संख्या 10 से कम, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक, तीसरा जो सी में दिया है, x ऐसा है कि x प्राकृत संख्या है, x ऐसा है कि x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, और 6 की भाजक है। ठीक, इसके बाद बोला है डी वाले में x ऐसा है कि x मैथमेटिक्स MATH, यहाँ सब कैपिटल है, MATHEMATICS। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन में दे दिया है, दूसरा क्वेश्चन में आपको 2 3 दे दिया है, तीसरा क्वेश्चन में आपको लिखा है MATHEICEI के बाद क्या लिखा है? CS। आप लोग बुक में देख लीजिए। फिर लिखा है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है, ऐसे दे दिया है। अब हमें इसका मिलान करना है, तो हम कैसे इसका मिलान करेंगे? ध्यान से देखो। ये 1 2 3 5 जो दिया हुआ है,
ये सब के सब क्या है, एक प्राकृत संख्या है। और इन सभी नंबरों से हमारा जो संख्या 6 दिखाई दे रहा है ना, ये कट जाएगा। लिखा ना x ऐसा है कि x एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, तो भाई इस 1 भी हमारा 6 का भाजक है, मतलब 1 के टेबल में 6 आता है। 2 भी मेरा 6 का भाजक है, 2 के टेबल में भी 6 आता है। 3 के भी टेबल में 6 आता है और 6 के भी टेबल में 6 आता है। और ये सब मेरे क्या हैं, प्राकृत संख्या हैं और ये हमारे 6 के भाजक हैं। तो हम पहले का मिलान हम सी से कर लेंगे, ठीक है। 2 और 3 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है और ये भी हमारा 6 का क्या है, भाजक है। तो इसका देखो x ऐसा है कि x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यानी कि इसका मिलान हम a से करेंगे, क्योंकि 2, 3 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है और ये 6 को काटने वाले अंक हैं, 2 इसके टेबल में 6 आने वाला है। ये मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे जो लिखा है, ऑलरेडी मैथमेटिक्स से आप मिलान कर लेंगे, सिंपल है। इसका मिलान हम डी से करेंगे, क्योंकि ये सब मैथमेटिक्स सब देखिए एक अक्षर हैं और ये 1, 3, 5, 7, 9 जो दिया है, ये देखिए 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। बी वाला जो अक्षर आपका दिया है वही चीज़ यहाँ पर है। बी वाला ऑप्शन जो दिया है ना, 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ कहा है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। ये 10 से कम सब विषम प्राकृत संख्या ही है, तो हम चौथे का मिलान बी से कर लेंगे। तो इस तरह से आप इनका मिलान करेंगे, पहले का सी से, दूसरे का ए से, तीसरे का डी से और चौथे का बी से। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.1 जो भी है, आपको 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।